हाय एवरीवन, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ा दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसमें जाकर देख सकते हो। अध्याय 2 पढ़ाने जा रही हूँ हिस्ट्री का। ये आपको सी टेट हुआ, MP टेट हुआ, MP टेट का कोई भी टेट हुआ, वर्ग 2, 3, तो सबके लिए काम आएगी। ये सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर 2 है और कक्षा 6 की NCERT पढ़ाई जा रही है। इसके बाद 7 की पढ़ाई जाएगी आप सभी को। तो इस चैनल को आप सभी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन या हर वीडियो देखने को मिले। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक है NCERT का, आप सभी पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक ही पढ़ लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कुछ और पढ़ने में। तो इसलिए आपको बेसिक पढ़ाने जा रही हूँ, हर टेट निकाल सकते हो इसको पढ़ कर। चलो ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 2। NCERT का चैप्टर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्या? आखेट एवं खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक का। आखेट खाद्य संग्रह से, जो आखेट होते हैं ना, उनसे खाद्य संग्रह से भोजन कैसे उत्पादन करते थे, एवं तुषार की रेल यात्रा कैसी रही और किस प्रकार से रेल यात्रा कर करके कैसे भोजन किया, कहाँ 150 साल पहले, मात्र 150 साल पहले यात्रा कैसे शुरू की, एवं किस प्रकार से आगे बढ़ा तुषार। इस प्रकार से तुषार के बारे में तुषार बताने जा रहा है कि किस प्रकार से रेल यात्राएं होती थी और लोग कैसे जाते थे, कहाँ कहाँ तक जाते थे, किस प्रकार से करते थे, ये तुषार बताने जा रहा है। चलो आगे पढ़ते हैं हम। आरंभिक मानव एवं आखिर वे जीवन। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। आखेटक पहले ही बता दिया, आखेटक यानी खाद्य संग्रह के लिए। हम लोग जानते हैं उनके बारे में, हमने पढ़ा है, प्राचीन लोगों को पढ़ा है, प्राचीन इतिहास पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन इस NCERT को अब लोग पढ़ते हैं, क्योंकि अच्छे से नहीं पढ़ पाते हम लोग पहले, तो अब पढ़ना पड़ता है। जैसे इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले, इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे लोग। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। जो पहले लोग रहा करते थे ना दोस्तों, उन्हें अब हम आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। जो भोजन को ढूंढते थे, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। जो पहले लोग थे ना, वह भोजन का इंतजाम करने के लिए उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है, आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से। जो लोग पहले के इतिहास में अपना भोजन का इंतजाम करते थे एवं ढूंढते थे इधर उधर जाकर, आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे वो लोग, इसलिए। और मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करते थे। तो इन सभी को क्या कहा जाता है दोस्तों? आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता है। मूल रूप, इस पाठ का मूल रूप क्या है? आखेटक खाद्य संग्रह क्या है और कैसे करते थे। तो वो भोजन का इंतजाम करते थे, उसी को हम लोग आखेटक खाद्य संग्रह कहते हैं। जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे एवं फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करते थे। फिर है आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। ऐसा करने के कई कारण हैं। जो लोग पहले आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, एवं इसके कई कारण हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए खाना, भोजन, पानी खत्म हो जाया करता था। तो पहला कारण है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। अगर वो एक जगह कई समय तक रहते थे तो उनके जानवरों को खाकर, पौधे, फलों इत्यादि को खाकर ख़त्म कर देते। तो इसकी तलाश में वह एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता था। और दूसरा कारण है यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग इनके पीछे पीछे जाया करते थे, क्योंकि उनको भोजन चाहिए था। तो उनके एक जगह से दूसरी जगह जाना जरूरी था, तभी तो उन्हें भोजन पानी मिलता था। तो जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो मनुष्य भी उनके पीछे पीछे दूसरी जगह जाना प्रारंभ कर देते थे। इसलिए इनको दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण यह है कि वह
कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते थे। इसलिए तीसरा कारण है कि अनेक मौसमों में अलग प्रकार के फूल पौधे फल इत्यादि उपयुक्त होते थे, तो वो दूसरी जगह जाना पड़ता था उनकी तलाश के लिए। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे का जीवन संभव नहीं होता था। और अपने पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलें और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। सूखे के मौसम में जब पानी ख़त्म हो जाता था तो दोस्तों उन लोगों को इधर से उधर जाना पड़ता था, ठीक है। इसलिए वो इधर से उधर हर तलाश करना पड़ता था, कभी भोजन का, कभी पानी का, कभी वस्त्रों का। हर चीज़ ख़त्म हो जाती तो एक जगह से दूसरी जगह जाना उन्हें ज़रूरी था। फिर है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक मानव है ना, उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है दोस्तों। चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण उपयोग आखिटिक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों और लकड़ियों और हड्डियों औजार बनाए। जो लोग पहले थे ना, वो अपने काम के लिए पत्थरों का, लकड़ियों का एवं हड्डियों के औजार बनाया करते थे। इनसे पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, आज भी रखे हुए हैं। कई सेफ्टी जगह आज भी रखे हुए हैं जो पत्थरों एवं लकड़ियों के औजार बनाया करते थे, वो आज भी रखे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए करते थे, कुछ औजारों का उपयोग मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ उपयोग हड्डियां एवं मांस को काटने के लिए किया जाता है एवं कुछ छाल और जानवरों की खाल को उतारने के लिए किया जाता। तो कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी एवं लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था दोस्तों। चलो आगे हम इसके अनुसार इससे समझाते हैं आपको कि देखो यहाँ पर क्या कर रही हैं। यहाँ पर कुछ जैसे जानवरों की खाल है ना, उन्हें सिलने के लिए औजारों का उपयोग कर रहे हैं। जो जानवरों की खाल है और उसे सिलने के लिए उपयोग कर रहे हैं एवं यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ों को खोदने के लिए उपयोग कर रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोग जड़ों को खोदने के लिए, कंदमूल फल जो भी उनको खाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, उन औजारों का उपयोग। एवं यहाँ जो जानवरों की खाल होती ना, उसको सिलने के लिए उपयोग कर रहे हैं, जो आप देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से जो उपयोग कर रहे हैं वो, ठीक है। ये सिलने के लिए उपयोग कर रहे हैं खालों को जो जानवरों की होती है, और ये जड़ों को काटने का उपयोग कर रहे हैं दोस्तों। ये है देखो, ये रहा क्या औजार, ये भी रहा औजार, ठीक है। फिर यहाँ पत्थर के औजारों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। बाएं क्या है, देखो बाएं ये रहा इंसान के खाने के योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। इंसान के खाने के योग्य जड़ों को खोदने के लिए बाएं की तरफ किया जा रहा है। दाएं की तरफ जानवरों की खाल से इन वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। जो जानवरों की खाल है ना, उनको वस्त्रों को सिलने के लिए उपयोग किया जाता था दोस्तों। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह निर्धारित मानचित्र 2 को देखो, ये मानचित्र के अनुसार पता चलेगा। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखिटक खाद्य संग्रहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। चलो देखते हैं कहाँ पर दोस्तों। सॉरी दोस्तों मिस्टेक के कारण वो बैक हो गया था। चलो आगे देखते हैं। देखो जैसे वो बोल रहा है, त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल है जहाँ पर आखिटक खास संग्रहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो देखो कहाँ मिली है त्रिकोण वाले, देखो ये रहा त्रिकोण, ठीक है। ये रहा हमारा त्रिकोण, कौन सा, ये रहा देखो पहला त्रिकोण, पुरा पाषाणिक पुरा स्थल कहाँ पर है, ये रहे, देखो कहाँ है, ऊपर नहीं है, ये रहे, यहाँ पर है सारे का। देखो पहला है भीमबेटका, क्या है, पहला है क्या, भीमबेटका, पहला रहा ये भीमबेटका, ठीक है। और दूसरा है क्या, ये होसंगी, दूसरा है दोस्तों होसंगी। तीसरा है दोस्तों कुरनूल गुफाएं, तीसरा है कुरनूल गुफाएं। 3 है देखो जहाँ पर
पहला देखो भीमबेटका होसंगी कुरनूल गुफा, भीमबेटका होसंगी कुरनूल गुफाएं। तो यहाँ पर लोग को आखिर तक खाद्य संग्रहों को होने के प्रमाण मिले हैं। कहाँ? भीमबेटका होसंगी कुरनूल। ठीक है, इन तीनों स्थानों पर क्या लोगों को पुरा स्थल पर आखिर तक खाद्य संग्राहकों के प्रमाण मिले हैं। फिर इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखिर तक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों एवं झीलों के पास भी किनारे पर पाए जाते थे। जैसे इसमें मानचित्र में दिया गया है क्या, जैसे कि ये दिया गया है हमारा कि पुरातत्व के त्रिकोण के अनुसार बना है, ये नव पाषाणिक बना है, महापाषाणिक बना है, आरंभिक गांव बने हैं, आधुनिक नगर बने हैं। तो देखो इसमें इस प्रकार से चिन्हित किया गया है, तो आप चिन्हित के अनुसार समझ सकते हैं। लेकिन जहाँ प्रमाण मिले हैं वो है भीमबेटका, हमारा भीमबेटका दोस्तों, एवं भीमबेटका होसंगी कुरनूल, भीमबेटका होसंगी कुरनूल, यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं हमारे पहले के लोगों के। ठीक है, फिर भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, भीमबेटका जो आधुनिक मध्य प्रदेश है, इस पुरास्थल गुफाएं, इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप तथा हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नर्मदा नदी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग इसी जगह पर ढूंढते रहते थे, जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। इस प्रकार से इसलिए वहाँ गुफाओं में चुना, क्योंकि औजार बनाने पड़ते थे उन लोगों को, औजार बनाना, क्योंकि भोजन पानी उन्हीं से, औजारों से ही मिलता था। औजार चलाएंगे, जहाँ पर अच्छे पत्थर मिल सके वहाँ पे ढूंढते रहते थे। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है शैल चित्रकला, इनमें से हमें क्या पता चलता है? देखो इस प्रकार से ये रहा मानव, ठीक है, ये रहे क्या जानवर, तो इनके पीछे पीछे भाग रहा है क्योंकि भोजन पानी चाहिए उसको, तो भाग रहा है उसको औजार बनाकर उनको मारने के लिए भागते थे लोग। ये शैल चित्र, इस शैल चित्र के बारे में बताओ, तो मैंने बता दिया आपको इस प्रकार से। चलो आगे, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं एवं उनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश गुफाओं में से चित्र मिले हैं, और इनमें जंगली जानवरों को बड़ा कुशलता से सजीव का चित्रण किया गया है। जैसे देखो ये रही शैल चित्र, इन शैल चित्रों के पास वो इन गुफाओं बनाकर इनमें रहा करते थे, इन शैल चित्रों के पास। चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं पुरास्थल। ठीक है, पुरास्थल के बारे में, जैसे पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुएं निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अगले अध्याय कराऊंगी जो चैप्टर थी, तो उसमें बताया जाएगा इन सभी के बारे में। चलो आग की खोज कैसे हुई इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो आग की खोज मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। जब मैंने अभी मानचित्र में बताया ना कुरनूल गुफा, उसमें यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। यहाँ क्या राख के अवशेष मिले हैं? कहाँ? कुरनूल में। इसका मतलब है यह है कि आरंभिक लोग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए एवं खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? क्योंकि आज हम आग का उपयोग तापने के लिए, खाना पकाने के लिए, हर चीज़ के लिए करते हैं, इसलिए उन्हें उसी के लिए करना पड़ा होगा। तो ये कहाँ पर मिली आग का उपयोग करने के लिए? ये अवशेष कहाँ मिले? राख के अवशेष मिले। देखो मानचित्र में बता रहे हैं आप सभी को कि ये मिले हैं मानचित्र में कुरनूल है हमारा। देखो दोस्तों कुरनूल में मिले हैं क्या? आग के उपयोग। चलो आपको चित्रित करके देखो, ये रहा कुरनूल की गुफा। देखो भारत के दक्षिण एरिया में, भारत के दक्षिण में है कुरनूल की गुफा। यहाँ पर मिले हैं राख के चिन्ह। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। क्या राख के पढ़ लिए, अब हम आग की खोज का पढ़ लिया कि राख के चिन्ह वहाँ पर मिले हैं। चलो फिर हम नाम और तिथियाँ, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को
वे पुरापाषाण काल कहते थे। जो आरंभिक काल था उनको वे पुरापाषाण काल कहते थे। दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर। जो पुरा नाम है वो प्राचीन को बताता है, पाषाण पत्थर को बताता है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर औजारों को महत्व बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था: आरंभिक काल एवं मध्य काल एवं उत्तर पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी साल के दौरान घटित हुई है, जिसमें हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। उसे मोसोलिथ यानी पूरा मध्य पाषाण काल युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले माना गया है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः औजारों की हड्डियों, लकड़ियों एवं मुट्ठे लगे हुए हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरा पाषाण काल युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 सॉरी दोस्तों, कुछ मिस्टेक के कारण वो रुक जाती है वीडियो। चलो आगे पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा रह गया है। फिर हमने कुछ स्थानों पर नाम दिए जो 10,000 साल पहले नवपाषाण युग कहा जाता था। नवपाषाण युग का मतलब होता है हमने कुछ स्थानों के नाम दिए। अगले अध्याय में तुम्हें अनेक नाम मिलेंगे, हम अगले अध्याय में बताएंगे, वो ये बोलने की कोशिश करता है। चलो बदलती जलवायु के बारे में पढ़ते हैं हम। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय, उन जानवरों की संख्या बढ़ती गई। इस प्रकार से दोस्तों घास खाकर जिंदा रह सकते थे जानवर सभी। जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे इनके पीछे आए और खाने पीने की आदतों का प्रजनन समय की जानकारी के हासिल के लिए करने लगे। इस प्रकार से हमारे जानवरों की बदलती मौसम के बारे में पता है, आपको जान ही सकते हो। एवं जैसे खेती और पशुपालन कैसे होती थी। इसी दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसी अनाज प्राकृतिक उगने लगे एवं महिलाओं, पुरुषों, बच्चों अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। भोजन के लिए इन सामग्रियों का बटोरना शुरू कर दिया एवं ऐसा करते करते वो अनाज बोना सीख गए, उसको उगाना सीख गए, धीरे धीरे कृषक बन गए। तो इस प्रकार से कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है इसमें। खेती कैसे करते थे पहले के लोग और किस प्रकार से वे उपज करते थे। एवं एक चीज़ ज़रूरी है जो मैं बता रही हूँ आपको। क्या तुम जानते हो कि पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया था? क्योंकि कुत्तों के द्वारा वे हर चीज़ करवा सकते थे। बसने की प्रक्रिया, अंगेस्टर कहते हैं हम, बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने एवं जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। एवं पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों एवं जानवरों के भिन्न होते हैं। इनकी वजह से यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए थे। चलो दोस्तों आगे बढ़ के हम आगे देखते हैं। इस तौर पर लोग उन्हें पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। साथ ही इनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों को भार को संभाल सकें। इस प्रकार पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था एवं ताकि फिर से बीज उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रहे। इस प्रकार से पहले इस प्रकार से रखते थे लोग, इस प्रकार से संभाल कर बीज रख लेते थे, आगे के लिए वो चाहिए रहते थे। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत एवं सींग रखते थे। ये है पालतू जानवरों के सींग एवं दांत, सॉरी दोस्तों, अनाज नहीं, सींग एवं दांत हैं ये, ठीक है। फिर आगे इन दांतों को देखो, इन दांतों को आपको दिखा दिया है आगे।
इन दांतों को दिखा दिया है। पालतू सुअर इन सभी के दांत थे। बसने की प्रक्रिया पूरी तरह से धीरे धीरे चलती रही एवं करीब 20,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से, जो पहले लोगों ने ढूंढी है ये सब कुछ अनाज प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया के वजह से आज हम उन अनाजों को उपयोग में ला पा रहे हैं। जो पहले नवीन जीवन शैली के बारे में, नवीन जीवन शैली के अनाज के उपयोग, तो इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। अनाज के उपयोग लोग कैसे करते थे एवं किस प्रकार से करते थे आप ये सब जानते हो। एवं बीज के रूप में करते थे, खाद्य के रूप में करते थे, उपहार के रूप में एवं भंडारण के रूप में, इस प्रकार से करते थे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, किस प्रकार से इसका उपयोग करते थे ये दिया गया है इसमें दोस्तों। फिर आगे हैं इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए एवं टोकरियाँ बुनी। कैसे कैसे वो आगे बढ़े, शिकार किया, भोजन संग्रह करने के लिए बर्तन बनाते और इनका प्रयोग भी करते। इस प्रकार से आगे जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार एवं जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, क्योंकि जानवर से दूध का उपयोग किया जा सकता है। हर चीज़ जानवरों से देखो दूध भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। उनसे भोजन का एक अच्छा स्रोत भी है। जानवरों के द्वारा मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। जानवरों से बहुत कुछ उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। अब आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। जो आरंभिक कृषक एवं पशुपालक थे वो ज़्यादा कुछ नहीं थे। उन्हीं के बारे में वही बताया गया कि कैसे शुरुआत की एवं पशुपालकों ने उन्हें किस प्रकार के साक्ष्य मिले। तो इसमें जो मुष्ट है वो आपको मैं पढ़ाती जा रही हूँ। वो जो मुष्ट नहीं है उसको कहाँ फालतू में अपन टाइम गमाओ, क्योंकि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी पढ़ना है हमको। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं इस प्रकार के खाद्य संग्राहक, ठीक है। फिर है वास्तव में ये निर्धारित स्थान कृषकों एवं पशुपालकों की बस्तियाँ थी नहीं। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने खुदाई करवाई एवं पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने एकत्रित किए। ये सबसे रोचक है। जले हुए अनाज दोनों अवशेष मिले, उन्हें हर प्रकार की जानकारियाँ मिली, तब जाके वो समझ पाए कि कैसे पहले लोग रहते थे, भोजन का इंतजाम करते थे एवं जानकारी प्राप्त करते थे। इस प्रकार से वो लोग समझ पाए कि कैसे हर चीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बुर्ज होम निशान मिले हैं जो पहले के स्थायी जीवन की ओर। पहले पुरातत्वविदों की कुछ पुरास्थलों में झोपड़ी एवं घरों के निशान मिले हैं। जैसे बुर्ज होम वर्तमान में कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इस प्रकार से, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था, ठीक है। इनमें से उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी एवं ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों की झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है जैसे लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, इस प्रकार से। फिर एक गर्तवास का चित्र बनाओ। तो इस प्रकार से बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार मिले हैं, कई प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। ये कोई मुश्त नहीं है। तो औजार के बारे में बताते हैं आपको। देखो ये रहे नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। इस प्रकार से औजार बनाए जाते थे, देख रहे हैं ना दोस्तों। इस प्रकार से औजारों का निर्माण करते थे लोग। तो पत्थरों के औजार बनाते थे, मांस काटने के लिए, मांस सिलने के लिए, इस प्रकार से हमारे भोजन का उत्पादन करने के लिए। और जैसे कि पानी भरना है, कुछ करना है, मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। ये है मिट्टी के बर्तन। तो इस प्रकार से मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना। धीरे धीरे लोग बहुत सारे बर्तनों का निर्माण करने लगे एवं चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज उगाने लगे, जो महत्वपूर्ण आहार है। एवं इनके साथ साथ लोग कपड़े भी बुनने लगे एवं इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाने लगे। एवं इस प्रकार से आगे बढ़ते गए। चलो इनको क्या पढ़ना है आप समझ ही सकते हो। इसके मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे, हर प्रकार की हर चीज़। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, ये है मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु के बारे में बता। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु ढूंढो। तो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते थे। बोलन दर्रे के पास यह हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों नाकी इलाके में सबसे पहले गेहूँ उगाना और भेड़ बकरा पालना सीखा। तब की जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर में भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ में इनके अलावा चौकोर एवं आयताकार के घरों के अवशेष मिले हुए हैं।
तो अवशेष मिले हुए हैं और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे एवं कुछ संभवतः भंडार के काम में आते रहेंगे। इस प्रकार से मृत्यु के बाद संभवतः कई प्रकार के मृतकों के साथ साथ कुछ सामान भी रखे मिले हुए हैं कब्रों में। तो मेहरगढ़ में इस प्रकार के बहुत सारे कुछ मिले हैं। देखो ये इस प्रकार से मेहरगढ़ में क्या क्या कई कब्रें मिली हुई हैं। मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः ऐसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। जैसे कि ये रहा चित्र के अनुसार, समझिए आप दोस्तों, ये रहा देखो हड्डी, ये मृतक के अनुसार क्या क्या दफनाया। ये बकरियों के चित्र हैं, देखो किस प्रकार की हड्डी, सभी को मेहरगढ़ की कब्र के चित्र हैं जो मेहरगढ़ में मिले हैं। इस प्रकार से साथ में दफनाया जाता था। और फिर है फ्रांस में गुफा में कई प्रकार की चित्रकलाएं मिली। जो फ्रांस है उसमें चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए हैं ये सब। देखो इस प्रकार के चित्र मिले हैं मिस्र में। हाँ, मिस्र में इस प्रकार के चित्र मिले हुए हैं। देख रहे हैं ना आप, इस प्रकार के चित्र कहाँ, मिस्र में मिले हुए हैं। तो आप देख लो अच्छी तरह से, तो आपको समझ आएगी। ये मिस्र में मिले, मेहरगढ़ में साथ में दफनाए गए मृत शरीर मिले हैं। एवं आगे हम पढ़ते हैं क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, एक नवपाषाणिक पुरास्थल, जो कि उपयोग शब्द पढ़ते हैं, डिटेल्स में क्यों ढूंढेंगे। आखेटक खाद्य संग्रह एवं पुरास्थल एवं उद्योग स्थल एवं आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है कि कृषक कौन कौन चीज़ें हमें मिली, पशुपालक, नवपाषाणिक, कब्र, इस प्रकार की चीज़ें हमें कहाँ कहाँ मिली हैं और कैसे मिली हैं, हमने ये सब डिटेल्स में पढ़ चुके हैं दोस्तों। और देखो डिटेल्स में पढ़ लिया है कि फ्रांस की गुफाओं में क्या क्या मिला। ठीक है, फ्रांस की गुफाओं में क्या क्या मिला, एवं यहाँ मेहरगढ़ की कब्र में कौन कौन से चित्र किस प्रकार के मिले हैं। ठीक है, और इस प्रकार से हम सारा डिटेल्स में पढ़ चुके हैं दोस्तों। और आपको इस प्रकार की डिटेल्स एवं हिस्ट्री पढ़ने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। एवं दूसरा पार्ट इसके बाद आने वाला है। तो आप सभी जो भी प्रॉब्लम्स है या कुछ है तो कमेंट करके बताइए। हर टेट के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट आपको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। तो अभी आप पढ़ लोगे पूरी डिटेल्स में। वो बेसिक है, एनसीईआरटी एक बेसिक है, घोल है एनसीईआरटी। अगर जिसने भी ये घोल पिया है ना तो वो आराम से एग्जाम के लिए गए, क्योंकि 120 नंबर का तो टेट में आता है और सी टेट में 60 नंबर का आता है, जिसमें 20 नंबर की पेडागोजी आती है और 40 नंबर का पूरा जी आता है। डिटेल्स में पूरा बेसिक एनसीईआरटी आती है। एवं उसमें भी 120 आता है तो उसमें कुछ 40 नंबर की पेडागोजी आ जाती, पूरा ये आ जाता है। तो आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, एवं देखिए पूरा। और थैंक यू इस देखने के लिए, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। एवं इस प्रकार से आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी में पढ़ाया जाएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट ही पढ़ाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों इस चैनल को देखने के लिए एवं सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू आप सभी को।